हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर से 10 नए क्वेश्चन करेंगे। आज का क्लास भी कुछ पिछले क्लास की तरह होने वाला है, जिसमें हम लोगों को किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं करना है, केवल त्रिभुज के गुणों के आधार पर इसे समझना है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है हमारा 91 नंबर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी है उसे समझते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर एक त्रिभुज अगर हम इस प्रकार से खींचते हैं, ये हमारा त्रिभुज ए बी और सी है, और अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ए शीर्ष से अगर कोई लंब खींचते हैं हम लोग बी सी पर, ये लंब खींच दिए। इसी प्रकार से बी शीर्ष से अगर हम लोग लंब खींचते हैं ए सी पर, और सी शीर्ष से अगर ए बी भुजा पर अगर लंब खींचते हैं इस प्रकार से, तो बीच में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु देखेंगे जहाँ पर तीनों भुजाएं, जहाँ पर हम लोग लंब खींचे थे, तीनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। ये हम लोग ओ कर लेते थे, ये एक प्रकार से केंद्र कहलाता है। तो ये केंद्र कौन सा होगा, जब हम लोगों ने क्या किया है, शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर लंब डाला है, तो उसके कारण जो केंद्र बना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लंब के कारण बना, इसलिए हम लोग इसे लंब केंद्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोगों को कि त्रिभुज के शीर्षों से उसके विपरीत भुजाओं पर डाला गया लंब तीनों पर इसी प्रकार से जब करते, तो यहाँ पर जो केंद्रक बनेगा उसे हम लोग लंब केंद्रक कहेंगे, ठीक है, लंब केंद्र कहेंगे। इसी प्रकार से एक अगला समझिए इस तरह से, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन में। देखिए बी सी और डी 4 ऑप्शन है, तो 4 तरह का केंद्र बनता है किसी भी त्रिभुज में। चारों को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद जा कर के क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं दूसरे त्रिभुज को। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर देखिए एंगल ए है, ठीक है। इस एंगल को अगर हम लोग बराबर बांट दें, अगर मान लीजिए ये क्या है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है एंगल ए पर, और इसे अगर हम लोग आधे आधे में बांट देते, ये कितना डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री का। तो इसे अगर हम लोग आधे आधे भाग में काटते हुए इसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये बी सी में जाके टकराएगा। उसी प्रकार से बी को अगर आधे आधे में काटेंगे तो ये यहाँ पर जाके टकराएगा, और सी को अगर काटे तो इस प्रकार से जाके टकराएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो केंद्र बनेगा, ये केंद्र जो होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतः केंद्र, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आप लोगों को दोनों। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, इसी प्रकार से एक और त्रिभुज खींचते हैं। आगे यहाँ पर दर्शाते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज इसी प्रकार से ए बी सी अगर हम लोग खींचते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ए बी भुजा हम लोग देख रहे हैं, अगर इसका मध्य बिंदु देखेंगे तो यहाँ पर होगा। इसी तरह बी सी का मध्य देखेंगे तो यहाँ होगा, और ए सी का अगर मध्य देखेंगे तो यहाँ होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस मध्य बिंदु से अगर इस तरह से अगर मिलाएंगे, और यहाँ के मध्य बिंदु से आगे इस तरह से मिलाएंगे, और यहाँ से भी इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये माध्यिकाओं का, ठीक है, ये रेखा है जो इनके माध्यिकाओं से बनने वाला जो केंद्र होगा, ये हमारा क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है, ठीक है। ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा। एक आखिरी तरह का होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने क्या देखा, लंब के द्वारा बनेगा तो ये लंब केंद्र, ठीक है। अगर यहाँ पर कोनों के अर्धक से बनता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। और यहाँ पर मध्यिकाओं के बीच से बना हुआ, भुजाओं के बीच से जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र का। और एक बचा कौन सा, परिकेंद्र। तो परिकेंद्र को भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो अब हम लोग परिकेंद्र
को समझते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज खींचते हैं हम लोग। ये हमारा त्रिभुज कर लेते हैं, ए बी सी है। अब ए से इसके विपरीत भुजा पर अगर लंब खींचते हैं या कोई भी रेखा खींचते हैं इसके विपरीत भुजा पर, तो ये जो हमारा खींचा गया था लाइन, इसके मध्य बिंदु को देखेंगे तो यहाँ होगा। इसी प्रकार से अगर बी से इस तरह से खींचेंगे तो बी और इस बिंदु का, मतलब कि यहाँ पर डी कर लेते हैं, ये ई कर लेते हैं, तो बी ई का जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर होगा। इसी तरह से सी से हम लोग खींचते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर एफ कर लेते हैं, तो सी एफ का जो मध्य बिंदु होगा, ये जो रेखा खींचा गया है इसका, यहाँ पिक्चर में आप लोगों को बराबर ना लग रहा होगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, अगर ठीक से अगर हम लोग त्रिभुज अगर खींचेंगे इस प्रकार से, समबाहु त्रिभुज अगर खींचते हैं, ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु आपस में इस तरह से आपस में एक ही जगह पर टकराएगा। समबाहु त्रिभुज अगर होगा तो इस केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और एक एक करके फिर से इन सभी चीज़ों को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर एक हम लोग त्रिभुज खींचते हैं इस प्रकार से, ठीक है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से विपरीत भुजाओं पर, तो ये शीर्ष हमारा ए है, इसके विपरीत भुजा में यहाँ पर कर लेते हैं, ये दूसरा शीर्ष बी है, यहाँ पर खींच लेते हैं इस प्रकार से, ये तीसरा शीर्ष और इससे इस तरह से खींच लेते हैं। ठीक है, अब भुजाओं पर डाले गए लंब का प्रतिच्छेदी बिंदु, तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक जो खींचा, तो ये क्या है, हमारा एक लंब है। बी से यहाँ तक जो खींचे ये भी एक लंब है, और यहाँ से भी इस तरह से खींचे तो ये एक लंब है। ठीक है, तो ये लंब है और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा केंद्र कहेंगे, तो लंब है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लंब केंद्र हो जाएगा। क्लियर होगा सबको। तो आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 92 नंबर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए कोनों के समद्विभाजक का प्रतिच्छेदी बिंदु त्रिभुज का क्या कहलाएगा। तो देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एक त्रिभुज अगर हम लोग लेते इस प्रकार से, ये ए बी सी अगर त्रिभुज है हमारे पास, तो क्या बोला जा रहा है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचा गया कोण का समद्विभाजक। तो यहाँ पर अगर एंगल ए है, इसको हम लोग बराबर काट दें और इस तरह से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। इसी तरह से बी से अगर होगा तो इस प्रकार से, और सी से भी करेंगे तो इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो केंद्र बना है इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की ओर। तो इस कॉन्सेप्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी त्रिभुज के तीनों मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। यहाँ पर मध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का बोला जा रहा है। तो अगर हम लोग इस प्रकार से त्रिभुज बनाते हैं, अब यहाँ पर ए बी सी कर लेते हैं, तो ए से आगे की ओर हम लोग एक माध्यिका खींचते हैं, मतलब बी सी के बीच का भुजा। इसी तरह से ए बी का बीच देखते हैं और ए सी का बीच वाला देखते हैं। ठीक है, ए से खींचे यहाँ पर इसका बीच में, ये डी हो गया। बी से इसी तरह से खींचते हैं, इसके बीच वाले बिंदु पर मिलाते हैं तो ये ई हो गया। इसी तरह से सी से अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये हमारा ए बी का क्या हो गया, यहाँ पर मध्य बिंदु, ये हम लोग एफ कर लेते हैं। ठीक है, ये डी क्या है, ए बी सी का मध्य बिंदु, और ये ई है क्या, ए सी का मध्य बिंदु। तो मध्यिकाओं के द्वारा बना गया ये केंद्रक, ये केंद्र क्या कहलाएगा, तो ये हमारा कहलाएगा केंद्रक कहलाएगा। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एप्लीकेशन जो है त्रिभुज का, इसे इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो मैंने शुरुआत में आप लोगों को समझाया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज के भुजाओं के तीनों लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अगर एक त्रिभुज अगर हम लोग इस प्रकार से अगर खींचते हैं ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ए से बी सी पर लंब डालते हैं, तो इसका जो मध्य बिंदु होगा यहाँ पर, इसी प्रकार से बी से ए सी पर लंब डालते हैं तो इसका मध्य बिंदु यहाँ पर आएगा।
और इसी प्रकार से सी से अगर हम लोग खींचते हैं आगे की ओर बढ़ाते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये लंब डाल दिए, तीनों जा कर के क्या हो रहा है, यहाँ पर आकर के टकरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि ए से यहाँ पर नामकरण कर देते हैं, समझने में आसानी होगा। ए से हम लोग इस तरह से खींचें, ये डी है तो ए डी का बीच वाला, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से बी से इस तरह से मिलाया है, बी ई कर लेते, ठीक है, तो बी ई का मध्य वाला, और इसी तरह से सी से एफ कर लेते तो इसका मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु के बारे में नहीं बोला जा रहा है। ए से डी को हम लोग त्रिभुज में इस तरह से अगर लंब खींचे हैं ए डी, तो ए डी का मध्य बिंदु बोला जा रहा है। इसी प्रकार से सी एफ का मध्य बिंदु और बी ई का मध्य बिंदु, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये हमारा परिकेंद्र कहलाता है। ये बी नंबर ऑप्शन। चारों एप्लीकेशन यूज हो गया 4 क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ते अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 95 नंबर, और इसमें क्या है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु डी है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं जिसके द्वारा समझेंगे क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास एक त्रिभुज ए बी सी है। अब क्या बोला गया कि बी सी के मध्य बिंदु, तो यहाँ पर बी सी रेखा हमारे पास ये है, इसका मध्य बिंदु यहाँ ले लेते हैं और ए से इस प्रकार से मिला लेते हैं, ये हमारा क्या है, डी हो गया, फिगर बन गया। अब बोला जा रहा है कि ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में सबसे पहले ए बी है, ए सी और ए डी है। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बी और ए सी का योग ए डी से बड़ा होगा, मतलब कि यहाँ से ए बी ये हमारा है और ए सी ये है, ठीक है। ये भुजा ए बी और प्लस अगर हम लोग करते हैं कौन सा, ए सी, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे, इन दोनों भुजाओं का योग करेंगे तो ये ए डी के बड़ा होगा, ए डी से बड़ा होगा, पहला ऑप्शन ये है। तो ये कभी भी बड़ा नहीं होता है, ये हमेशा कितना होता है, 2 गुने से बड़ा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग कोई भी अगर त्रिभुज खींचते हैं और इस भुजा का मान 2 है और इस भुजा का मान 3 है, ठीक है, तो ये इन दोनों का योग 2 + 3 मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमेशा क्या होगा, 5 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, मगर कभी भी ये क्या होगा, यहाँ पर अगर ए बी सी करें तो यहाँ पर ए बी का मान अगर 2 है और बी सी का मान अगर 3 है, तो यहाँ पर ए डी का जो मान होगा, यहाँ पर ए डी का ये कभी भी 5 के बराबर नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या होगा, 5 से अधिक होगा, 6 7 8 9 10 इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हम लोगों का कि यहाँ पर क्या होता है कि ए बी प्लस ए सी का हमेशा क्या होता है, ए डी के 2 गुना से 2 गुना होगा, तभी जा कर के ये अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या होता है यहाँ पर कि ए डी का मान अगर यहाँ पर क्या कर दें, 2 गुना कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होगा, इससे अधिक होगा। तो इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी के तीनों माध्यिकाएँ ए डी बी ई और सी एफ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं एक, ये ए बी सी। अब यहाँ से ए से अगर आगे खींचेंगे तो ये डी हो जाएगा, इसी प्रकार से बी से आगे खींचते तो ये ई, और यहाँ पर ये इस तरह से खींचते तो एफ, इस प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले ए डी है, यहाँ पर ए डी है एक माध्यिका, दूसरा कौन सा है, बी ई है, और एक तीसरा सी एफ है, ठीक है। अब इसी को कंपेयर किया गया है कि यहाँ पर देखते हैं अगर हम लोग भुजाओं को ए बी बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को दर्शाया गया है, मतलब तीनों भुजाओं का योग, ये भुजा और ये भुजाओं का योग। और दूसरे में किसे लिया गया है, माध्यिकाओं का योग, ए डी बी ए बी ई और सी एफ।
AD प्लस BE प्लस क्या है CF, माध्यिकाओं का योग, इससे कंपेयर किया गया। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भुजाओं का योग हमेशा ज़्यादा होता है किससे, माध्यिकाओं के योग से हमेशा ज़्यादा होता है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ याद क्या रखना है हम लोगों को कि त्रिभुज के भुजाओं का योग हमेशा माध्यिकाओं के योग से अधिक होता है, ठीक है। मतलब क्या होगा, भुजाओं का योग, ठीक है, ये ज़्यादा होता है किससे, माध्यिकाओं के योग से। बस ये क्वेश्चन इसी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 97 नंबर यहाँ पर है। तो इसमें देखिए क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से ऊंचाइयाँ क्रमशः AL, BM और CN है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। बस ये क्वेश्चन क्या है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर क्या किया गया है, माध्यिकाओं और का नाम चेंज कर दिया गया। अगर ABC हमारे पास एक त्रिभुज है तो A से L खींचेंगे, A से आगे खींचते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा L, B से उसी प्रकार से ऊपरी भुजाओं तक मिलाते हैं तो ये क्या दिया गया है M, BM किया गया, और C से इस तरह से खींचते तो N किया गया, ठीक है। A से यहाँ पर L, उसके बाद B से M और C से N किया गया है। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन दिया गया है पिछले की तरह कि भुजाओं का योग AB है प्लस BC है प्लस क्या करेंगे CA करेंगे, ये भुजाओं का योग हो गया। और कंपेयर किससे किया गया, माध्यिकाओं के योग से, मतलब कि AL पहला माध्यिका है प्लस क्या किया गया है BM, ये दूसरी माध्यिका है, ये BM प्लस क्या है CN, ये तीसरी माध्यिका, ठीक है। तीनों माध्यिकाओं के योग से, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमेशा भुजा का योग ज़्यादा हो जाएगा माध्यिका से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फिर से C नंबर हो जाएगा। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए बराबर किया गया तो ये रॉन्ग। यहाँ पर छोटा किया गया है AB प्लस BC प्लस CA, मतलब भुजाओं का योग छोटा कर दिया गया तो ये भी रॉन्ग। यहाँ पर हमारा आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर, और इसमें दर्शाया जा रहा है क्या कि किसी त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतना दिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि P का स्क्वायर, Q का स्क्वायर और R का स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है, PQ प्लस QR प्लस PR हो। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, तो ये हमेशा कौन सा हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग बराबर होगा। तो हम लोग इसे सिद्ध कर लेते हैं या समझ लेते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हमारे पास अगर एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाओं का मान P, Q और R है, ठीक है, और एक समीकरण भी यहाँ पर दिया गया है कि P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर दिया गया है, PQ प्लस QR प्लस PR, यही दिया गया है। यहाँ पर समीकरण देखिए हमारे पास दिया गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसे पूरे 2 से गुना कर देते हैं और इसे भी बराबर करने के लिए 2 से गुना कर देते। तो यहाँ पर हो जाएगा 2P का स्क्वायर प्लस 2Q का स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 2PQ प्लस ये 2QR प्लस 2PR, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर P का 2 है, P स्क्वायर 2 है तो एक P स्क्वायर को लिखते हैं प्लस यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक P स्क्वायर को डिटेल से समझाने के लिए यहाँ पर Q स्क्वायर प्लस यहाँ पर Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि P का 2 है, P स्क्वायर 2 है तो 2 बार लिख लिए। अब इन सब को हम लोग क्या करते हैं, बराबर के इधर लेके आते हैं। तो यहाँ पर -2PQ हो जाएगा, -2QR हो जाएगा और -2PR हो जाएगा, इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक इस तरह से देखिएगा, यहाँ से एक P स्क्वायर, यहाँ से Q स्क्वायर लेते हैं और यहाँ से 2PQ लेते हैं क्योंकि यहाँ P और Q लिए हैं। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक Q लेते हैं और यहाँ से एक R स्क्वायर लेते हैं और यहाँ से क्या कर लेते हैं 2QR ले लेते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से P स्क्वायर और यहाँ से क्या करेंगे R स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर 2PR ले लेंगे, ठीक है। अब इसे हम लोग सजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, सबसे पहले ये P स्क्वायर ले लिए हैं
पी स्क्वायर को लिखे और यहाँ से एक क्यू स्क्वायर लिखे हैं, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग -2q लिख ले रहे हैं, पी क्यू। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्यू स्क्वायर है तो प्लस यहाँ पर क्यू स्क्वायर ले लेते हैं, यहाँ से एक आर स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ से -2qr को ले लेते हैं। नेक्स्ट अब क्या बचा यहाँ पर पी स्क्वायर, तो यहाँ पर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर बचा है क्या आर स्क्वायर, तो प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचा है -2pr इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया है, एक इसे लेते हैं, एक इसे लेते हैं और एक इसे लेते हैं। ये कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड हो गया, यहाँ पर अगर हम लोग देखें a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस नहीं होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। तो यहाँ पर देखिए a के जगह पर क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर -2pq है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसी प्रकार से क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर -2qr है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं q माइनस आर का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस देते हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर आर स्क्वायर और -2pr है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं p माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को हल करते हैं, सबसे पहले इसे लेते हैं और बराबर के इधर, तो p माइनस क्यू का अगर होल स्क्वायर करते इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्क्वायर बराबर के इधर गया तो यहाँ पर इसे रूट कर सकते हैं, तो रूट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 0 का रूट क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब p इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं q को बराबर के इधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा p बराबर है किसका q का। इसी तरह से इसे अगर लेते हैं q माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या निकल कर के आएगा q इक्वल टू आर, और इससे हमारा आ जाएगा क्या कि p इक्वल टू आर। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि p बराबर है q का, q बराबर है r का और p बराबर है r का। ठीक है, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं p बराबर है q का बराबर है r का, ये तीनों आपस में बराबर हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया था कि p q r आपस में क्या है किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई है, और तीनों भुजाओं की लंबाई अगर क्या आती है यहाँ पर देखिए समान आती है, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, जिस त्रिभुज की भुजाएं समान हो। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई ये है और इसके भुजाओं का स्क्वायर का योग बराबर क्या है दोनों भुजाओं के योग गुना का योग है, तो ये हमेशा क्या होता है समबाहु त्रिभुज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः दी गई हैं 3, 4 और 6 के अनुपात में, तो यह त्रिभुज कौन सा होगा। ये भी बड़ा सिंपल सा है। अगर ये देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज कर लेते हैं, इसमें से एक भुजा 3, एक 4 और 6 है। ठीक है, ये 3, 4, 6 नहीं दिया गया है, अनुपात में है, तो अनुपात में हम लोग 3x, 4x और 6x कर सकते हैं। अब हम लोगों को सिर्फ जांच करना है यहाँ पर कि ये कौन सा त्रिभुज का कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज या अधिक कोण या ये होगा। ठीक है, तो इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं को लीजिए। तो पहला छोटा भुजा कौन सा है 3 है और दूसरा 4 है, और सबसे बड़ा कौन सा है 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 4 का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू 6 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, नहीं स्क्वायर करने का भी ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पर हम लोग त्रिभुज के उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं कि दो भुजाओं का योग। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 3x प्लस 4x इक्वल टू यहाँ पर 6x। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा 3 और 4 7x हो जाएगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो दो भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से क्या हो अधिक हो, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। वहीं क्या होगा कि जब दो भुजाओं का योग अगर AB प्लस
BC, दो भुजाओं का योग। तीसरी भुजा AC से अगर छोटा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, जो कि हम लोगों ने चैप्टर शुरू होने के टाइम ही इन सभी चीज़ों का डिस्कशन कर लिया था कि दो भुजाओं का योग अगर AB प्लस BC बड़ा हो AC से तो ये हो जाएगा कौन सा, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण। अगर छोटा है तो न्यून कोण, और दोनों बराबर हो जाए AB प्लस BC इक्वल टू AC अगर हो जाए तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, दोनों का योग करके तीसरी भुजा से कंपेयर कर लीजिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो बढ़ते हैं आज का अगला क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 100 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इसे देखिए, आप लोगों को लिए क्या बताया जा रहा है कि 6 मीटर तथा 11 मीटर ऊंचे दो खंभे समतल पर खड़े हैं और उनके पदों के बीच की दूरी 12 मीटर दी गई है, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी क्या होगी। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि एक समतल है इस प्रकार से, एक खंभा है जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है और दूसरी खंभा है जिसकी ऊंचाई क्या है, 11 मीटर है। ठीक है, अब इन दोनों के पद बिंदु की दूरी यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है 12 मीटर का। हम लोगों को निकालना क्या है कि इनके शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये समतल के समानांतर हम एक रेखा इस प्रकार से खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाते हैं कि इनके पद बिंदु से समतल रेखा को देखें तो यहाँ पर कितनी दूरी है, 12 मीटर, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 12 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोगों को क्या समझना है कि यहाँ से यहाँ का अगर ऊंचाई कितना, 6 मीटर, तो यहाँ से यहाँ का भी ऊंचाई क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल ऊंचाई कितनी है, 11 मीटर की, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये, और यहाँ से ये क्या है, 6 मीटर का। तो सिर्फ अगर हम लोगों को यहाँ का दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, 11 मीटर माइनस 6 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 5 मीटर। अब अगर हम लोग देखें इसका, अगर हम नाम दे दें इस प्रकार से A, B और C कर लें। ठीक है, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, अगर इस प्रकार समतल पर खड़ा है तो यहाँ पर हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में हम लोगों को पता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रिपलेट का यूज कर सकते हैं। और ट्रिपलेट अगर आप लोगों को याद होगा तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का एक भुजा अगर 12 मीटर का है, दूसरा 5 मीटर का, तो ये क्या हो जाएगा, 13 मीटर का, क्योंकि ट्रिपलेट हमारा क्या था, 12, 13 और 5 का था। ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद है तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज का एक भुजा 12 है जिसे हम लोग आधार मान लेते हैं, और ये हमारा लंब हो जाएगा जो कि 5 मीटर का है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर BC का स्क्वायर, ये कितना है, BC 12 है तो 12 का स्क्वायर, प्लस AC क्या है हमारे पास, 5 है तो 5 का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर अगर हम लोग इधर भेज देते ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर, तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे तो 169, और इसका रूट हो जाएगा हमारा 13। तो ये हमारा 13 मीटर आंसर निकल करके आ गया। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।